Assalamu alaikum student. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my class. Today we are going to discuss very important topic of chapter 8 speed of sound. स्पीड ऑफ साउंड से मुराद है कि हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्पेस के अंदर एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड क्या है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो कि एक साउंड स्पीड है साउंड वेव है, उसकी स्पीड क्या होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम देखेंगे अगर गर्मियों में हॉट टेम्परेचर में स्पीड क्या होगी, रात के वक्त आपने अक्सर सुना होगा कि स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाती है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या नहीं करती। इसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं जी, हमारे पास दो साइंस देना जिन्होंने ये वर्क किया है इस पर। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के। तो सबसे पहले हम ज़रा देखते हैं, अक्सर स्टूडेंट आपने देखा है कि जब लाइटनिंग होती है उस वक्त लाइट पहले आती है और साउंड आपको बाद में सुनाई देती है जब बारिश होने का वक्त होता है। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि ये एक फाइटर जेट है, ये स्पीड से मूव कर रहा होता है, इसकी साउंड भी आती है, तो ये कैसे एयर के अंदर ब्रेक करते हुए जा रहा होता है, ठीक है। इसकी स्पीड क्या होती है और इसमें प्रोड्यूस होने वाली साउंड की स्पीड क्या होती है। दूसरी बात जो अहम बात वो ये है कि आप ज़रा देख रहे हैं कि आपके पास ये तीन सॉलिड के अंदर लिक्विड के अंदर गैस के अंदर जो है ना साउंड स्पीड ऑफ साउंड ट्रैवल कर रही है। ये कैसे ट्रैवल करती है और इसकी स्पीड क्या है। तो बात करते हैं हम सॉलिड की। सॉलिड में पार्टिकल होते हैं नज़दीक नज़दीक, उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है। फिर लिक्विड की बात करें उसमें एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम होती है, आप देख भी रहे हैं। और थर्ड वाला आपके पास गैसेस है, गैसेस के अंदर मज़ीद स्पीड स्लो होती है साउंड की। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, हम कह सकते हैं उसकी डेंसिटी कम होती है। तो स्टूडेंट इनके क्वेश्चन के जो है आंसर हमें लास्ट में मिलेंगे जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम ज़रा बात करते हैं, जो पहला न्यूटन ने हमें एक मेथड दिया है स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने का एयर के अंदर, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके बाद हम लेप्लास की करेक्शन देखेंगे, इसके अंदर इसके मुकम्मल कैलकुलेशन देखेंगे। तो स्टूडेंट ये जो स्पीड ऑफ साउंड है इसका फाइंड करने के लिए हमें जो मेथड है, जो हमें जो सोल्यूशन मिला है, वैसे तो फिज़िक्स के अंदर बहुत सारी इक्वेशंस हैं और बहुत सारे फार्मूले हैं। फार्मूला एक मेथड को, किसी चीज़ को कैलकुलेशन करने को ना आसान बना दिया जाता है। जिस तरह अगर आपने स्पीड फाइंड करनी है तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है उसका। डिस्टेंस फाइंड करना है तो एस इक्वल टू वी टी फार्मूला पढ़ा हुआ है। स्पीड फाइंड करनी है तो आपने उसका फार्मूला पढ़ा हुआ डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, तो आप किसी भी गाड़ी की, किसी भी जहाज़ की आप स्पीड फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह वेव की स्पीड फाइंड करनी है तो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड की एयर के अंदर कैसे फाइंड की जाती है। तो न्यूटन ने एक अपना मेथड दिया है, उसने अपने एक देसी तरीका यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल उसके मुताबिक उसने एक फार्मूला निकाला है, तो उसके मुताबिक उसका जो रिजल्ट आया है तो फिर उसकी लैप्लास ने करेक्शन की है। तो तकरीबन जो है ना कितना डिफरेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात न्यूटन ये कहता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो है इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल की, जिसमें ये ट्रैवल कर रही है साउंड, लिक्विड गैस सॉलिड की बात करें तो उसकी इलास्टिसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करती है। दूसरा है इनर्शिया ऑफ द मीडियम थ्रू विच दे ट्रैवल, जिसमें ये लाइट ट्रैवल कर रही, सॉरी ये साउंड ट्रैवल कर रही है, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, सॉरी उसका इनर्शिया कितना है, उसके पार्टिकल के आपस में इनर्शिया कितना है, ठीक है। उस पे डिपेंड करती है। दो चीज़ों पे याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन अहम आता है। कंप्रेसिबिलिटी पे, इलास्टिसिटी पे, जिसका फार्मूला हम अभी आगे शो करते हैं। दूसरा है इनर्शिया ऑफ द मीडियम पे। तो अगर हम कहें कि इलास्टिसिटी को हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट, इलास्टिक मॉडुलस हमने पढ़ा है ई से, एंड डेंसिटी, देन स्पीड वी इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू ई बाय रो, अंडर रूट ई बाय रो। स्टूडेंट ये ई क्या है आपके पास, ये इलास्टिक मॉडुलस है, जबकि रो आपके पास क्या है, ये डेंसिटी है। एयर के अंदर बात करें तो एयर की डेंसिटी होगी, इलास्टिसिटी की बात करें तो इलास्टिसिटी क्या होगी, इनके पार्टिकल्स की। अब स्टूडेंट ये फार्मूला अगर हमारे पास था तो हमें क्या ज़रूरत थी कि नेक्स्ट जो है ना नए फार्मूले निकालने की। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास एयर की या वाटर की या लिक्विड की या गैस की डेंसिटी तो है, रो से डेंसिटी तो हमें फाइंड कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास है। लेकिन इलास्टिसिटी की बात करें तो ये हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और बॉडी की इलास्टिसिटी और मटेरियल की इलास्टिसिटी फाइंड करना, ठीक है। तो इसलिए हम ये फार्मूले को अप्लाई नहीं करते, इसी से कंपेयर करके एक रिजल्ट निकालते हैं, एक मेथड यूज़ करते हैं न्यूटन का। तो उसमें वो इलास्टिसिटी को प्रेशर से कंपेयर करेगा, पी के इक्वल लाएगा, तो फिर उसमें हम वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे,
ठीक है। फिर उसके लिए हम कैलकुलेट भी करेंगे स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर कितनी मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो चले चलते हैं जी। पहली बात ये है कि क्वेश्चन ये आ जाता है, वैसे यहाँ तक आपका एक शॉर्ट सा क्वेश्चन बनता है। वो कहते हैं जी व्हाट इज़ द डिपेंडेंस ऑफ स्पीड। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं कि ये इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है और इनर्शिया मीडियम पे, और इसका रिलेशन ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हाउ न्यूटन ड्राइव द फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। न्यूटन ने ड्राइव कैसे किया ये स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला। उसने कहा कि अगर हम एयर के अंदर या ऐसे हम क्या कहते हैं जनरल बोल रहे होते हैं या हम क्लैपिंग कर रहे होते हैं, तो एयर के पार्टिकल मूव करते हैं, ठीक है, और उनका जहाँ प्रेशर बढ़ता है ना वहाँ वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये बात हमने बॉयल्स लॉ के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, तो कहता है टेम्परेचर को कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ था। लेप्लास ने इसका टेम्परेचर की करेक्शन की थी, लेकिन न्यूटन ने ये बात की है कि कहता है जी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जबकि वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, बॉयल्स लॉ यूज़ किया इसने न्यूटन ने बॉयल्स लॉ यूज़ किया। उसने कहा कि अगर एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड चेक करनी है तो साउंड जब मूव करता है ना तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, सिर्फ क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेस होता है, रियर फ्रैक्शन होते हैं, कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा होता है साउंड, जबकि टेम्परेचर का इसने बोल दिया कि कांस्टेंट है, जिसकी वजह से इसकी करेक्शन करनी पड़ी लेप्लास को। ठीक है, इसने बॉयल्स लॉ यूज़ किया स्टूडेंट, याद रखिएगा, और उसने कहा कि जी प्रेशर इंक्रीज होता है पी से, पी प्लस डेल्टा पी करेंगे, और वॉल्यूम डिक्रीज होता है वी माइनस वेल्ट। तो ये बॉयल्स लॉ आपने शायद पढ़ा हो, लेकिन एक बॉयल्स लॉ चलो मैंने आगे शो भी किया हुआ है। बॉयल्स लॉ होता क्या है स्टूडेंट, बॉयल्स लॉ होता है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम डिक्रीज हो, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, और उसके बाद टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो उसके लिए रिलेशन स्टूडेंट ये है कि अगर प्रेशर को इंक्रीज करें, ये जरा आपके पास लिखा हुआ है, प्रेशर इंक्रीज करें पी टू पी प्लस डेल्टा पी लिख दें, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, तो हम लिखेंगे पी, इसमें प्लस डेल्टा पी का फैक्टर ऐड कर देंगे क्योंकि ये ऐड हो रहा है, पी प्लस डेल्टा पी। और v किसके इक्वल लिखेंगे हम, v डिक्रीज कर रहे v माइनस डेल्टा v। ये स्टूडेंट ये बॉयल्स लॉ की वजह से ये रिलेशन आया है। ठीक है, p इंक्रीज हो रहा है, p प्लस डेल्टा p ऐड कर रहे हैं, p के अंदर प्लस डेल्टा p कर रहे हैं, जबकि v इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, v माइनस डेल्टा v डिक्रीज हो रहा है, ये वाला फैक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास बॉयल्स लॉ के मुताबिक ये रिलेशन आता है, ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो जिसके अंदर स्टूडेंट ये बात शो हो रही है कि व्हेन साउंड वेव पासिस प्रेशर इंक्रीज एंड वॉल्यूम डिक्रीज, तो हमारे पास ये वाला रिलेशन बनता है। ये रिलेशन कैसे आया स्टूडेंट, ये देखें ज़रा, ये पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो चीज़ होती है ना एक दूसरे की इन्वर्स होती है, प्रेशर मल्टीप्लाई हुआ है वॉल्यूम दी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब पी की वैल्यू स्टूडेंट मैंने निकाली हुई है ये वाली, पी प्लस डेल्टा पी। ठीक है, तो ये मैंने पुट कर दी ये जगह पे, ये p की जगह पे पुट की है स्टूडेंट, ये p प्लस डेल्टा p। इसी तरह आगे v है, तो v की वैल्यू आपने ये निकाली हुई है v माइनस डेल्टा v, तो मैंने इसके साथ लिख दी v माइनस डेल्टा v। आपको अब इक्वेशन हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये समझना जरूरी है कैसे आया। p का फैक्टर आया है ये वाला p प्लस डेल्टा p, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हुआ है, और v डिक्रीज हुआ तो v का फैक्टर ये लिख दिया हमने v माइनस डेल्टा v। ओके, ये p v इज इक्वल टू इन दोनों रिलेशन के इक्वल आया। अब स्टूडेंट आगे एक जनरल सी कैलकुलेशन है, P को मल्टीप्लाई करेंगे V से। ठीक है, P को V से मल्टीप्लाई किया, फिर P को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा V से, फिर डेल्टा P को V से, फिर डेल्टा P को डेल्टा V से करेंगे, तो हमारे पास ये रिलेशन आता है। ये P V लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, राइट हैंड साइड से स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई हो रहा है, P को अंदर 2 बार मल्टीप्लाई किया, डेल्टा P को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये वाला रिलेशन आया। ठीक है, इसके अंदर एक अहम पॉइंट है, वो ये है कि जैसे कि आपने ज़रा देखे ना, ये P और V है, ये लेफ्ट साइड पे रहेगा, ये P की वैल्यू आपने पुट की हुई है, ये V की वैल्यू पुट की हुई है, सही है। और आगे P को इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, इसी तरह डेल्टा P को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये रिलेशन आता है। अब स्टूडेंट पी वी इक्वल टू पी वी आ रहा है माइनस डेल्टा पी वी इंटू डेल्टा पी वी आ रहा है, लेकिन ये वाला रिलेशन को देखें, ये वाला फैक्टर जो है, ये डेल्टा पी डेल्टा वी दोनों चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं। ये कभी साइंस में नहीं होता, ये कहीं कैलकुलेशन में ये नहीं होता, अगर एक चीज़ दोनों चीज़ें बिल्कुल डिक्रीज हो रही हैं तो उसको हम निगलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि ये वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू बन जाती हैं,
तो क्योंकि दोनों चीज़ें, प्रेशर भी डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास अब रिलेशन बच जाएगा नेक्स्ट, वो बच जाएगा ये वाला, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें स्टूडेंट दूसरा फैक्टर ये किया है कि ये जो पी वी दोनों साइडों पे है, ठीक है। तो ये पी वी उधर जाएंगे तो उधर जाके ये ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला पी वी इधर जाके ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास ये ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस डेल्टा वी माइनस पी डेल्टा वी प्लस वी इंटू डेल्टा पी, और आगे आपके पास ये रिलेशन बच गया। अब स्टूडेंट जो नेगेटिव वाली साइड है ना, वो हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे। इसको ज़रा मुझे रेज करता हूँ तो फिर मैं आपको शो करता हूँ। अब ज़रा नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट, क्या हुआ कि ये वाला तो हमने वैसे ज़ीरो कर दिया क्योंकि ये पोर्शन हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है, अगले स्टेप में लिखा हुआ था इन्होंने। और इधर से पी वी से कैंसिल हो गया क्योंकि जब पी वी उधर जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस से कट जाएंगे। तो हमारे पास एक प्लस वाला बचा है, एक माइनस वाला बचा है। प्लस वाला बचा है जी, वो हमारे पास वी इंटू डेल्टा पी है, और माइनस वाला जो बचा है वो माइनस पी इंटू डेल्टा वी है। तो माइनस वाला उधर ले जाते हैं स्टूडेंट, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हम पी की वैल्यू निकालना चाहते हैं क्योंकि हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये डेल्टा वी को जाके डिवाइड करते हैं दूसरी साइड पे। तो हमारे पास ये सेकंड साइड पे मैं शो कर रहा हूँ रिलेशन, ये स्टूडेंट यहाँ से पी था, ये डेल्टा वी जाके मैंने डिवाइड किया, पी इधर रह गया, डेल्टा वी पी पहले ऊपर रह गया जो पहले था एज इट था, और जो नीचे जो डेल्टा वी चले गया। अब स्टूडेंट यहाँ से हम एक रिलेशन निकालते हैं कि v को जाके डिवाइड करते हैं, तो v को डिवाइड करेंगे, ये ओवर का ओवर हो जाएगा नीचे जाके, ज़रा देखिएगा, p इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा वी डिवाइड बाई v। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो रिलेशन है ना, ये बड़ा अहम रिलेशन है। ये जो एक्सप्रेशन शो कर रहा है ना, डेल्टा p डेल्टा v और उसका जो ओवर है वो v है, ये ओवर का ओवर है, इसको हम कहते हैं ये इलास्टिक कांस्टेंट है, e है, ये हमारे पास e की वैल्यू है, ठीक है। इसको कहते हैं द एक्सप्रेशन डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी ओवर वी इज द इलास्टिक कांस्टेंट ई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि हमारे पास प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये ई की वैल्यू आ गई, ये वाली सारी की सारी, इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। ये ई की वैल्यू आ जाएगी तो ये ई पी के इक्वल हो रहा है, ये देखें ये ई की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये पी के इक्वल हो रहा है। तो आप इस पी की वैल्यू को ना, जो शुरू में इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली, वी इज इक्वल टू ई ओवर इलास्टिसिटी ओवर रो, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो ये P ओवर इलास्टिसिटी हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसको मैं नेक्स्ट साइड पे ज़रा शो भी करता हूँ। ये आपने जो रिलेशन शुरू में लिया हुआ था ना, उसमें पुट करेंगे, ये P इज इक्वल टू ई प्रूव करना था स्टूडेंट, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन नेक्स्ट बनता है, ये इसमें मैं दोबारा से शो कर रहा हूँ पीछे वाले से, क्योंकि स्लाइड जो है ना आगे आ गई है, तो ये स्लाइड पीछे से लाना ज़रूरी थी। तो ये मेरे पास पी का रिलेशन स्टूडेंट अभी आया, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस है प्रेशर, ये हमारे पास है, और स्ट्रेन आपको पता होता है वो क्या होती है, स्ट्रेन का फार्मूला आपने पढ़ा था ना कि चेंज इन अगर टेंसल स्ट्रेन पढ़ा आपने, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ा, या आगे जाके पढ़ेंगे भी, उसका रिलेशन ये होता है कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस हमारे पास, ये प्रेशर को स्ट्रेस कहते हैं, और ये डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी ये स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन ये ई के इक्वल होता है, इसलिए ये रिलेशन हमारे पास क्या हुआ है, ई के इक्वल हो गया, पी इज इक्वल टू ई आया, ओके। अब हम क्या करते हैं, पी इज इक्वल टू ई पुटिंग इन स्पीड ऑफ साउंड फार्मूला, ये स्पीड ऑफ साउंड वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो मेरे पास स्टूडेंट ये रिलेशन आ जाएगा, पी ओवर ई रो, ठीक है। आपने सिर्फ ई की जगह पे पी लाना था, वो ले आए। अब ज़रा वैल्यू पुट कर देते हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। पी की वैल्यू हमारे पास इतनी होती है प्रेशर की, इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, और डेंसिटी की वैल्यू है 1.29 एयर की। तो इन दोनों वैल्यू को स्टूडेंट इसके अंदर पुट करें। आप ज़रा देखें हमारे पास टेम्परेचर की, अगर कितना टेम्परेचर है बस इतना हमें पता होना चाहिए, प्रेशर वहाँ पे पता चल जाता है, और उसके बाद डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है स्टूडेंट मेरे पास, ये 280 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन के लॉ ने ये साबित किया है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 280 मीटर पर 280 मीटर पर सेकंड है, एक सेकंड में 280 मीटर की स्पीड से ट्रैवल करती है, ये इसने रिजल्ट निकाल दिया। जबकि जो एक्चुअल वैल्यू है, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर, वैसे अलग अलग टेम्परेचर पे अगर 100 टेम्परेचर हो तो अलग स्पीड ऑफ साउंड होगी, सिर्फ हम ये बात करें स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो कि 20 होता है या 25 के दरमियान में होता है, उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास असल जो वैल्यू है ना वो 332 है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो हमारे पास निकाली गई है वो कितनी है जी 332, लेकिन न्यूटन ने निकाली है 280। तो इसका डिफरेंस कितने का आया है जी, इनको हम माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाता है इसका डिफरेंस कितना है।
अगर हम 32 में से 80 माइनस 332 में से 280 माइनस करें तो हमारे पास तकरीबन 40 का फैक्टर आता है, ठीक है। मतलब कि 32 2 और उसके बाद 12 में से 8 13 में से 8 निकालो तो हमारे पास ऑलमोस्ट 50 का डिफरेंस आ रहा है, काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। इसलिए मैं ये 280 है न्यूटन का और असल वैल्यू स्टूडेंट ये 332 है, लास्ट में नज़र आ रही है आपको। ओके, अब ज़रा ये हमारा तो ज़ाहिर वैल्यू गलत होगी क्योंकि जो है ना ये हमारे स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे इतनी वैल्यू आ नहीं रही। बाकी ये आपको टेबल में कुछ शो कर रहा है, सॉलिड के अंदर एल्यूमिनियम के अंदर ये स्पीड है जी 6420, इसी तरह निकल के अंदर, स्टील के अंदर, आयरन के अंदर, ये कुछ एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं। इसी तरह ये लिक्विड के अंदर भी देखो, वाटर के अंदर स्पीड कम है, इसी तरह गैस के अंदर और स्पीड कम है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना कुछ स्पीड्स थी जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर थी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। अब ज़रा स्टूडेंट ये तो वैल्यू हमारी 280 की आई है, जो कि असल वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी 332। तो अब जो न्यूटन ने मेथड यूज़ किया है इसकी अब करेक्शन करता है नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट हम स्लाइड लेते हैं जी। क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द लेप्लास करेक्शन इन द न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। अब स्टूडेंट ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसको हम करते हैं। अब ये पहली बात ये कि न्यूटन में इशू क्या था, न्यूटन ने एक दो चीज़ें ली थी, कहता है जी प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो अब उसने ना टेम्परेचर को इग्नोर किया था, कांस्टेंट किया था, लेकिन लेप्लास कहता है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते। उसकी रीज़न ये है कि जो लेप्लास कहता है कि अगर कंप्रेशन जो रिफ्रैक्शन अक्कर होते हैं ना तो हीट ज़रूर प्रोड्यूस होती है उसके अंदर, हीट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ये कि हीट आगे ट्रांसफ़र नहीं होती, बस ये कि वो कन्फाइंड रहती है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। लेप्लास ने क्या कहा स्टूडेंट, उसने कहा कि कंप्रेशन जब साउंड ट्रैवल करती है तो कंप्रेशन एयर के पार्टिकल कंप्रेस होते हैं और क्या होते हैं जी, रिफ्रैक्ट होते हैं, रिफ्रैक्शन होती है उनमें। तो हम उनके अंदर जो टेम्परेचर है ना वो ज़रूर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए ज़रूर प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो आगे कन्फाइंड नहीं हो सकता, सॉरी आगे कन्फाइंड रहता है, आगे मूव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इसको हम जो है ना बॉयल्स लॉ तो यूज़ करेंगे, उसी तरह रिलेशन लेंगे उसका, लेकिन टेम्परेचर को हम कांस्टेंट नहीं रख सकते। बल्कि ये बात करेंगे, आपने 11 चैप्टर में पढ़ेंगे, लेप्लास ने ये कहा जी ये एक आइडियाबैटिक प्रोसेस है। आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है जी, जिसमें एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो रही है लेकिन हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। ये एक आइडियाबैटिक प्रोसेस ले लिया उसने। उसने कहा कि उसने भी लेप्लास ने भी एक बॉयल्स लॉ को ही यूज़ किया है, वो कहता है पी वी गैमा ले लिया स्टूडेंटों पर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक छोटा सा गैमा लिया हुआ है। गैमा क्या होता है, गैमा आपके पास है एक टेम्परेचर को शो करता है, ठीक है। ये वो टेम्परेचर है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट है, ये एक हीट को शो करेगा। तो इसका फार्मूला है जी गैमा का फाइंड करने का, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये वो टेम्परेचर है जो कंप्रेशन और एयर की कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के दरमियान में प्रोड्यूस होता है और कन्फाइंड रहता है, आगे ट्रांसफ़र हीट नहीं करता। तो ये एक आइडियाबैटिक प्रोसेस है, हम कह सकते हैं इसको। वो कहता है इफ़ द प्रेशर ऑफ द गैस चेंज फ्राम, उसी तरह स्टूडेंट हम लेंगे, ज़रा देखिएगा जिस तरह हमने पहले लिया होता कि बॉयल्स लॉ ही यूज़ किया है लेप्लास ने, लेकिन जस्ट गैमा ले लिया। अब गैमा को लेके हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और इसके मुताबिक इसका रिजल्ट उसके बिल्कुल नज़दीक तरीन आ जाएगा। तो पी हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो स्टूडेंट वही आ रहा है आपके पास पी प्लस डेल्टा पी। इसी तरह वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे, वो क्या आ रहा है जी वी डिक्रीज़ होगा ना वॉल्यूम, वो आएगा वी माइनस डेल्टा वी। तो स्टूडेंट ये आपके पास आगे मैं दोबारा से इस रिलेशन को शो कर रहा हूँ, ये पी वी गैमा है, ऊपर आपने पावर में गैमा लिया हुआ, इज इक्वल टू है कांस्टेंट, ये बॉयल्स लॉ कहलाता है, ठीक है। अब सिर्फ टेम्परेचर का हमने ले लिया, कोफिशिएंट ले लिया। तो अब टेम्परेचर किसके इक्वल है, ये सी पी ओवर सी वी क्या है जी, स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। इनको सॉल्व करें तो स्टूडेंट गैमा की वैल्यू हमारे पास आती है 1.4। बस ये 1.4 जो है ना, ये वैल्यू हमने अगर पुट कर दें ना न्यूटन के लॉ में, न्यूटन के फार्मूले में डिवाइड कर दें, प्रेशर मल्टीप्लाई कर दें प्रेशर के साथ, तो हमारा रिजल्ट सही आता है। तो अब इसी को हम प्रूव करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा। अब कहते हैं जी इन द बॉयल्स लॉ, वही रिलेशन लिया पी वी, पी की वैल्यू पुट किया आपने पी प्लस डेल्टा पी,
और ये वी की वैल्यू हम पुट करेंगे वी माइनस डेल्टा वी, और इसके ऊपर गैमा है तो गैमा पुट किया हुआ है। अब स्टूडेंट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको आपको एक पता होगा कि अगर आप मल्टीप्लाई करते होते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर एक के ऊपर पावर है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो पावर है इसकी वजह से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें ये इस पावर को सॉल्व करना है। पावर को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट एक यहाँ पे थ्योरम यूज़ किया गया है। थ्योरम ये यूज़ किया गया, उस थ्योरम का नाम है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये थ्योरम यूज़ किया गया इसको सॉल्व करने के लिए। वो क्या होता है, वो हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। इसके अंदर अगर हमारे कोई वैल्यू है, अगर तो वैसे हम तो फार्मूला आपने पढ़े हुए हैं वैसे बहुत सारे मल्टीप्लाई करने के। अगर ए प्लस बी का स्क्वायर है तो हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर हमारे पास ए इसकी पावर 3 आ जाती है, ठीक है, ए प्लस बी क्यूब आ जाता है तो उसका भी सोल्यूशन है। अगर ए प्लस बी 4 आ जाता है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर जिसकी पावर 5 ए प्लस बी 5 आ जाती है, जिसकी पावर मैक्सिमम आ जाती है ना, या एक्स वाई जेड में भी आ जाती है वैल्यू, ए प्लस बी की पावर एन आ जाती, तो उसके लिए हमें फिर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। ये दूसरे फार्मूले हमारे सारे फेल हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ लगी है। तो इसमें ज़रा देखें, ये गैमा पावर आ रहा है इसलिए हमें बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। अगर मतलब कि अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे अगर हमारे पास 3 होता तो हम स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लेते, क्यूब वाला फार्मूला लगा लेते, ठीक है। अब हमें बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। बाइनोमियल थ्योरम के लिए कंडीशन ये है कि आपने शुरू में ना 1 लेके आना है। तो स्टूडेंट इसी के अंदर ज़रा देखें, v माइनस डेल्टा वी है ना, इसके अंदर से v को कॉमन लिया, v गैमा को कॉमन लिया, v गैमा को कॉमन लिया स्टूडेंट, इधर से v बाहर निकल गया 1 आ गया, तो इधर v कॉमन का मतलब होता है डिवाइड होना, तो v इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास v माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई v रह गया, ठीक है। ये v नीचे आ गया क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इसी तरह p इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी 1 माइनस डेल्टा वी डिवाइड वी है। स्टूडेंट इसकी पावर है गैमा n, जो n आपके पास गैमा है, ठीक है। ये मेरे पास x को शो करेगा, ये डेल्टा वी डिवाइड बाई वी क्योंकि फार्मूले के मुताबिक, और 1 है। ज़रा देखें, ये इसने रिलेशन बताया हुआ 1 माइनस एक्स की पावर n हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 माइनस एन एक्स प्लस हायर पावर आगे भी आती है, लेकिन आपको सिर्फ आपके लिए इतना सा रिलेशन चाहिए आपको। स्टूडेंट 1 का मतलब 1 ही रहेगा, माइनस एन का मतलब होता है पावर जो गैमा है, एक्स का मतलब है जो रिलेशन आ रहा है डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। इस फार्मूले को आप ज़रा सेट करो, p प्लस डेल्टा पी है, ज़रा 1 आ रहा है, ये देखो गैमा आ रहा है, ये n आ रहा है इस फार्मूले के मुताबिक, ठीक है, ये रिलेशन के मुताबिक एन एक्स n, और ये आगे वाला x है, n ज़रा गैमा शुरू में आ गया, x है और आगे प्लस हायर पावर है, इसको आगे उसने छोड़ दिया क्योंकि हमें इतना सा रिलेशन चाहिए। स्टूडेंट ये फार वैल्यू को आपने ज़रा अंडरस्टैंड कर लेना। मैथ वाले बच्चों को तो अच्छी तरह समझ लग जाएगी, लेकिन बायो वाले बच्चे को ज़रा देखना होगा। ये 1 माइनस एक्स है, n है गैमा, x आपके पास क्या है, ये जो वैल्यू डेल्टा वी डिवाइड वी, तो ज़रा देखें यही लिखा हुआ है 1 माइनस एन एक्स, आगे फिर 1 माइनस एन एक्स से आगे एन एक्स 2 आता है, आगे पावर चलती रहती है, उसको छोड़े। अब स्टूडेंट इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, p को मल्टीप्लाई करें यहाँ 1 से, इसी तरह p को आगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। और p को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए डेल्टा p को हम फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गैमा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये रिलेशन आता है, ठीक है। तो इसके अंदर स्टूडेंट फिर वही रिलेशन आ गया है, ये डेल्टा p और डेल्टा v वाला। डेल्टा p वेरी वेरी स्मॉल है, डेल्टा v वेरी वेरी स्मॉल है, तो इसको हम क्या कर देंगे, आगे मैंने लिखा हुआ निगलेक्टिंग कर देंगे, ठीक है। इसको जब निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन बच जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। इसके अंदर स्टूडेंट फिर वे p उधर जाके माइनस हो जाएगा, p से कैंसिल हो जाएगा उधर जाके, तो हमारे पास जो रिलेशन बच जाएगा वो आपके सामने होगा नेक्स्ट स्टेप में। तो स्टूडेंट ये देखें ज़रा, आप उस स्टेप को मैंने दोबारा यहाँ से शो किया है, ये p इसको यहाँ से काट देंगे आप, तो आपके पास रिलेशन आएगा जी, ये p से कटेगा तो मेरे पास ये बच जाएगा माइनस डेल्टा गैमा p डेल्टा वी डिवाइड बाई वी प्लस डेल्टा p, तो ये माइनस वाला फैक्टर हम उधर ले जाते हैं, प्लस कर देते हैं। तो अब स्टूडेंट यहाँ से हमारा ये रिलेशन वही बनने वाला है जिस तरह हमने पहले प्रीवियस टॉपिक में किया था। ये जहाँ यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर गैमा का आ रहा है, बिल्कुल न्यूटन वाला सिस्टम चल रहा है, न्यूटन वाला लॉ चल रहा है, लेकिन सिर्फ गैमा आ रहा है लैप्लास की करेक्शन में। इसने न्यूटन की करेक्शन की है गैमा यूज़ करके। गैमा एक टेम्परेचर का फैक्टर है जो मैंने आपको शो किया है, जो CP और CV के इक्वल होता है। तो यहाँ पे गैमा p है, तो यहाँ से डेल्टा वी डिवाइड बाई वी को डिवाइड कर देंगे उधर जाके, तो स्टूडेंट वही वैल्यू बन जाएगी डेल्टा p प्रेशर, जिसको स्ट्रेस कहते हैं। नीचे जो है ना ये डेल्टा v डिवाइडेड बाई वी, ये मेरे पास क्या है, ये स्ट्रेन का फार्मूला डेल्टा v डिवाइडेड बाई वी, क्योंकि जो स्ट्रेन होता है ना वो स्ट्रेन किसके इक्वल होता है, वो आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेन
वो हमारे पास होता है क्या कहते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो उसको हम डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी से कहते हैं, इस रिलेशन से शो कर रहे हैं, ये डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी से, इसको हम स्ट्रेन कहते हैं। ऊपर वाला प्रेस है, जो स्ट्रेस है वो हमारे पास एक प्रेशर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इसकी वैल्यू को पुट करने के लिए अगर देखें हमारे पास जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू आई है ई के इक्वल आ गया। हमने साबित क्या किया स्टूडेंट, गैमा पी इज इक्वल टू ई के। न्यूटन ने क्या साबित किया था, पी इज इक्वल टू ई, और लेप्लास ने क्या साबित किया, गैमा पी इज इक्वल टू ई। तो स्टूडेंट ये गैमा पी इज इक्वल टू ई है, इसको अब उसी फार्मूले में जो शुरू में स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला लिया था उसमें पुट करेंगे ई की जगह पे। ई की जगह पे जब पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, गैमा पी ओवर पी, जो कि इधर शो कर रहा है, गैमा पी ओवर पी बन जाएगा। अब इसी तरह आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेंगे, वही गैमा के फैक्टर आ जाएगा क्या जी 1.4, पी की वैल्यू आपने पहले प्रेशर की निकाली हुई है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, और डेंसिटी भी आपको पता है 1.29 है, बिल्कुल भाई। इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट अब इसकी वैल्यू आ गई 333 मीटर पर सेकंड। न्यूटन की कितनी आई थी, 280 आई थी, न्यूटन की आई थी 280 मीटर पर सेकंड। अब इन्होंने सिर्फ 1.4 का फैक्टर, जो गैमा का फैक्टर ये ऐड किया है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 333 मीटर, जो कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है 332 है, जो उसके बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये हमारे पास एक स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने का सेकंड करेक्शन थी लेप्लास की, जो कि इस तरह सॉल्व की। तो ये स्टूडेंट आपके पास एक टॉपिक था जो कि आपने सॉल्व किया। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।